अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा मवाद और थोड़े वक्त की वजह से मैं जो लिखता रहा हूँ उसको मैं फेयर नहीं कर सका। तो ये रफ़ कापी हैं जिनसे पढ़कर मैं आपको वाक़यात बता रहा हूँ। और बावजूद थोड़ा बहुत अटकने के मुझे उम्मीद है कि बातें आपकी समझ में आ रही हैं। जब मैं तालीमुल इस्लाम कॉलेज में साइंस का तालिब इल्म था तो एक नौजवान उस्ताद मोहम्मद हामी साहब मोहम्मद अहमद हामी साहब हमें इल्म नबातात यानी पौधों की साइंस पढ़ाने के लिए आए। ऐनक में बहुत पुरवकार लगते थे। इससे पहले मुझे उन जैसे आला दर्जे के प्रोफेशनल उस्ताद से कुछ सीखने का मौका नहीं मिला था। मुझे पहले ही पौधों का बहुत शौक़ था। मैं उनके लेसन से बहुत महजूज़ होता। मैं खिलाफत लाइब्रेरी से गाहे बगाहे किताबें लेने जाता। उनके बहनोई वहाँ लाइब्रेरियन थे। वो भी बहुत भले इंसान थे। फिर बाजी मुबारका की बेटी शाहिदा से हामी साहब के छोटे भाई लतीफ़ की शादी हो गई। दोनों भाइयों सा ज़हीन मेरे ख़्याल में पूरी जमात अहमदिया में कोई नहीं होगा। दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि रब्वा का सिलसिला एक मुनज़्ज़म चक्कर है। लतीफ़ सूबाई मुकाबलों का इम्तिहान पास करके मजिस्ट्रेट बन गया और उसके बच्चे भी बहुत ज़हीन निकले। वो जानता था कि अहमदियत के माहौल में उसके बच्चे अपनी खुदादाद अहलियतों को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाएंगे। उसने अहमदियत से अलहदगी का इरादा किया, लेकिन ससुराल के मिर्ज़ा ख़ानदान से रिश्तेदारी के बायस मैं समझता हूँ कि उसकी बीवी ने उसे ये कदम उठाने से रोके रखा। मैं मुल्क से बाहर आ गया और हामी साहब के बारे में कुछ पता ना रहा कि वो कहाँ गए। पाकिस्तान में होते हुए इतला हुई थी कि वो सरगोदा की किसी मिल में लेबॉरेटरी के इंचार्ज थे। उसके बाद उनका पता गायब हो गया। कनाडा से एक बार मैं पाकिस्तान गया तो शाहिदा से मिलने लाहौर उसके घर पहुंचा। उससे मालूम हुआ कि हामी साहब इंग्लैंड चले गए थे। पोस्ट ऑफिस में काम करते रहे, फिर पीएचडी कर लिया। उसने मुझे उनका पता और फ़ोन नंबर दिया। वो मेरी तरह बागी हो चुके थे और जमात अहमदिया ने हस्बे मामूल उनके बीवी बच्चों वगैरह से उनका बाइकाट करवा दिया था। बीमार थे और तन्हा रह गए थे। मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे तमाम कथा सुनाई। देर तक बातें होती। बीनाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। कहने लगे, जब बिल्कुल नहीं देख सकूँगा तो फ़आल ना रहने से जीने का क्या फ़ायदा। इशारतन मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस सूरत में वो मज़ीद अज़ियत की ज़िंदगी बसर करने की बजाय इंजेक्शन वगैरह से अब्दी नींद सो जाने का इरादा रखते हैं। मज़हब के बारे में बहुत बातें होती और मेरी मालूमात में ख़ासा इजाफ़ा होता। अगर अहमदियत की अज़ीज़ें उनकी तकदीर में ना होती तो डॉक्टर सलाम भी उनके सामने कुछ नहीं थे। डॉक्टर सलाम अहमदियत के बारे में अपने अंदरूनी ख़यालात को ज़ाहिर करने के मामला में बुज़दिल थे। जो अहमदियत का चंद लाख ग्रुप उन्हें सर आँखों पर बिठाता था उससे महरूम हो जाते। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कता नज़र इस कमज़ोरी के डॉक्टर सलाम चौधरी ज़फ़रुल्लाह और मिर्ज़ा महमूद के मुकाबला में एक शरीफ इंसान थे। वालिद साहब जब लाहौर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म थे और अहमदिया हॉस्टल में सकूनत रखते थे तो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट उनके वालिद मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब थे। जर्मनी में क़याम के दौरान जब शादी के बाद हमारे 2 बच्चे हुए तो मेरा दिल किया कि किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्क में सेटल हुआ जाए और वहाँ कुछ पढ़ाई भी की जाए। तो मैंने डॉक्टर सलाम साहब से मशवरा लेने के लिए उन्हें ख़त लिखा। चंद ही रोज़ में उनका नहायत मुशफ़क़ाना ख़त जवाब आया और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि बच्चों की तरबियत के लिहाज से कनाडा का माहौल सबसे अच्छा रहेगा। ताहम मैं जानता हूँ कि अगर हामी साहब को दलेरी से जमात अहमदिया की मुखालफत के बायस
ان مشکلات میں سے نہ گزرنا پڑتا جو جماعت کی کہ ان کی فیملی سے انہیں الگ کروا دینے سے ان پر پڑیں، تو انہوں نے بھی نوبل ایوارڈ کے معیار کی کوئی نہ کوئی تشخیص ضرور کر لینی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حالت بگڑ جانے پر پاکستان چلے گئے اور جلد وفات پا گئے۔ جو باغیرت اور جرت مند افراد انہیں جان پائے، ان کے دلوں میں مرتے دم تک ان کا احترام قائم رہے گا۔ مذہب میں لوگوں کی ضعف الاعتقادی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک بار فون پر انہوں نے بتایا کہ جب وہ سرگودا کی کسی مل میں ملازم تھے تو وہاں ان کا ایک ماتحت کسی پیر کا مرید تھا جو سال میں ایک بار اس کے گھر پر آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ اس کی اپنی بیوی کو ہدایت تھی کہ وہ پیر صاحب کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور انہی کے کمرے میں سویا کرے۔ مجھے جب کریڈٹ کارڈ بنوانے کی ضرورت پڑی تو سیکیورٹی کی خاطر ریکارڈ کے لیے مجھ سے اپنے ایک بچے اور اپنے پسندیدہ استاد کے نام پوچھے گئے، تو میں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور حامی صاحب کے نام درج کروائے۔ اللہ انہیں سدا اپنی جنت میں ایک روشن ستارے کی طرح دمکتا رکھے، آمین۔ جن افراد نے میاں عبد المنان صاحب ابن حکیم نور الدین صاحب کے مندرجہ ذیل بیان کی شہادت دی، ان میں حامی صاحب کا بھی نام ہے۔ ایک دفعہ امطلحی زوجہ مرزا محمود احمد بن مولوی نور الدین صاحب روتی پیٹتی زخموں سے چور گھر آئیں اور اپنی ماں زوجہ مولوی نور الدین سے کہنے لگیں، مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے، زندہ ہوں نہ مردہ؟ مرزا محمود مجھے بدکاری کی طرف بلاتا ہے، انکار پر مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ والدہ امطلحی صغرا بیگم کہنے لگیں، چلو میں چلتی ہوں اور مرزا محمود سے پوچھتی ہوں۔ جب مرزا محمود کے پاس کمرہ میں گئیں تو ناصحانہ انداز میں کہنے لگیں، محمود آپ اب خلیفہ بن گئے ہو، ان برائیوں کو ترک کر دو۔ مرزا محمود اٹھا اور اپنی ساس پر ہاتھ ڈال دیا۔ بعض کہتے ہیں بمشکل اپنی جان اور عزت بچا کر آئیں، اور بعض کا کہنا ہے انہوں نے مرزا محمود کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس حوالہ سے صغرا بیگم صاحبہ مرزا محمود کی اتنی دشمن ہو گئی تھیں کہ مولوی دوست محمد شاہد مؤلف تاریخ احمدیت نے 19ویں جلد میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ صغرا بیگم نے کوٹ ان کوٹ خلیفہ ثانی کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ امطلفیس صاحبہ مرزا غلام احمد قادیان کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی نواب عبداللہ سے ہوئی تھی۔ مرزا محمد حسین اطالق خاندان مرزا محمود کا بیان ہے، اطالق خاندان مرزا محمود احمد کا بیان ہے کہ ان کے خیال میں اس خاندان میں یہی ایک عورت باحیا اور باوقار تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ امطل حفیظ صحابہ کے گھر پر پڑھانے جایا کرتے تھے۔ جب موصوفہ کو یہ علم ہو گیا کہ مجھے مرزا محمود کے کردار کا علم ہے اور اس کی ذات سے کوئی محرم رشتہ بھی بچ نہیں سکتا، تو ایک دفعہ کہنے لگیں کہ جب مجھے بچیوں کی خواہش پر انہیں اماں جان یعنی بچیوں کی نانی سے انہیں ملانے لے جانا ہوتا ہے تو میں نظر رکھتی ہوں اور بچیوں کو ہدایت بھی کرتی ہوں کہ وہ اپنے ماموں سے بچ کر رہیں۔ عبد المنان صاحب عمر نے مرحوم و مغفور ڈاکٹر محمد احمد صاحب حامی کو بتایا کہ مرزا محمود کی بہن نواب مبارکہ بیگم نے اسے خراب کیا۔ دونوں بہن بھائی کئی دفعہ اکٹھے ننگے سوئے ہوئے پائے گئے۔ اماں جان کئی بار انہیں اس حالت میں سوئے ہوئے جگاتی۔ دونوں بہن بھائی کی کئی بار ننگی شاعری بھی کیا کرتے۔ ایک دن اس مصرع پر طبع آزمائی ہوئی، میں بار بار مانگوں تو بار بار دے۔ نواب مبارکہ نے محمود سے کہا، جانی محمود بات تو تب بنتی ہے یہ نظم جلسہ سالانہ پر پڑھوائیں۔ مرزا محمود نے نواب مبارکہ بیگم کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، پیاری جان جلسہ سالانہ پر اس نظم کو ثاقب پڑھے گا۔
चुनाचे ये नज़म पढ़वाई गई। नवाब मुबारका बेगम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बेटी थी। नवाब मोहम्मद अली के अक़द में आने की वजह से नवाब मुबारका बेगम कहलाती थीं। बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज थीं। नवाब अली और नवाब मुबारका बेगम की उम्रों में बहुत फ़र्क था। मुबारका आतिश शहवत की मुजस्समा और नवाब साहब ढली हुई जवानी के बायस बर्फ़ का तोदा। भला मुबारका की आतिश शहवत को क्यों कर ठंडा कर सकते थे। वो नवाब साहब से सिर्फ ये काम लेती थीं कि वो अपने पिस्तानों और जाए लज्जत पर बलाई या कोई और मीठी चीज़ लगाकर चुसवाया करती थी। और स्कूल से खूबसूरत उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ाने के बहाने बुलवा लिया करती थी। मन्नान साहब के अलावा मज़हरुद्दीन मुल्तानी पिसर शहीद फ़खरुद्दीन साहब मुल्तानी ने भी इस बात की तस्दीक की है, लेकिन सिर्फ चुसवाने का जिक्र किया, असातिज़ा के आने जाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इसकी तरदीद की। मिर्ज़ा महमूद भंवरा था जो हर किस्म की ताज़ा कली को चूस लेना चाहता था। एक दफ़ा लाहौर सीसल होटल में आया तो वहाँ की नौजवान अतालवी रकासा मिस रोफू पर लट्टू हो गया और बहला फुसला कर अपने हमरा कादियान ले गया। ये ख़बर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम तक पहुँची। उन्होंने फ़ौरन एक नज़म कह दी। मिर्ज़ा महमूद ने हस्बे रवायत बहाना बनाया कि उसे बीवियों और बेटियों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए लाए हैं। अल-फ़ज़ल 18 मार्च 1934। 18 मार्च 1934 अखबारात ने लिखा कि जब इटालियन औरतों को खुद ठीक से अंग्रेज़ी बोलनी और लिखनी नहीं आती तो फिर एक रकासा लड़की को अतालिका के तौर पर रखना कहाँ की दानिशमंदी। चुनाचे उसने मिर्ज़ा महमूद अहमद ने मिस रोफू को अपने महरम राज ड्राइवर नज़ीर के हमरा 5,000 रुपये देकर वापस भेज दिया। उसने लाहौर आते ही एक वकील को मिर्ज़ा महमूद के ख़िलाफ़ केस दायर करने के लिए कहा कि वह अपनी बेटी को सामने बिठाकर उससे बदकारी करता था, यानी कि रूफू से। ब्रैकेट में मुलखिस अज कमालात महमूदिया व फितना इनकार ख़त्म नबूवत। वकील ने केस को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये मामूली गुनाह नहीं था। वो वकील साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे जो उस वक्त वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे। अताउल्लाह बुखारी ने उन्हें मुकदमा दायर ना करने का मशवरा दिया था कि बेटी को सामने बिठाकर किसी से बदकारी करने को जज सही नहीं समझेगा और मिर्ज़ा महमूद को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में बीबी अमतो रशीद ने बहुत सौ को बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों से भी बदकारी करता था। ये जलसा सालाना का मौका तो नहीं और ना ही साकिब मौजूद हैं, तो रफ़ीक अख्तर से ही मिस रूफ़ी के ताल्लुक़ से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूब की लिखी हुई नज़म सुनिए। उन्वान है अतालवी हुसीना। कोशिश करता हूँ, ये गला कुछ गड़बड़ है। किश्वरे अतालिया के बाग की बहार, लाहौर का दामन है तेरे फैज़ से चमन, पैगंबरे जमाल तेरी चुलबुली अदा, परवरदिगारे इश्क तेरा दिल रुबा चलन,
الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں، ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو فتن، پیمانہ نشاط تیری، پیمانہ نشاط تیری ساکِ سندلی، بیانہ سرور تیرا مرمری بدن، رونق ہے ہوٹلوں کی تیرا حسن بے حجاب، جس پہ فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن، رونق ہے ہوٹلوں کی تیرا حسن بے حجاب، جس پہ فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن، جب قادیاں پہ تیری نشیلی نظر پڑی، سب نشائے نبوت ذلی ہوا ہرن، میں بھی تیری چشم پر افسوں کا محترم، میں بھی ہوں تیری چشم پر افسوں کا معترف، جادو وہی ہے آج ہے قادیاں شکن۔ ارمغان قادیاں صفحہ 50، باقی پھر خدا حافظ۔